गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जैनित के यूट्यूब चैनल पर और मैं धर्मेंद्र नरूका आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के कोर्स में एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों को बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर आप लोगों को ये आना चाहिए। उसी को लेकर चर्चा आप लोगों के बीच में मैं आज करने वाला हूँ। टॉपिक आप थंबनेल में देख चुके हैं। बात करेंगे लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और इसमें जो इनका क्लासिफिकेशन है, जो कैटेगराइजेशन है वो किस प्रकार का होता है, तमाम चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो एक बार सभी साथी सेशन में जुड़ जाएं और उसके बाद आज का जो सेशन है हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है भाई। देखो, लिटरेचर फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो दो तरीके के लिटरेचर फॉर्म्स होते हैं, जिनमें एक तो आपके स्टेंजा फॉर्म्स आते हैं और एक जो है आपके आते हैं लिटरेरी फॉर्म्स। हमारे पास दो तरीके के लिटरेचर फॉर्म्स हैं। एक में तो है आपके स्टेंजा फॉर्म्स और सेकंड आपके क्या है, लिटरेचर फॉर्म्स हैं। मेजर लिटरेरी फॉर्म्स और मेजर स्टेंजा फॉर्म्स आपके सामने हैं। इनके अलावा भी मैं कुछ एक चीज़ें जो हैं आप लोगों को बता दूंगा। इनके जो अदर टाइप्स हैं उनकी चर्चा भी हम कर लेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेंजा फॉर्म्स की। अब स्टेंजा फॉर्म्स में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है हीरोइक कपलेट्स का। हीरोइक कपलेट्स के बाद यानी दो लाइन का जो आपका स्टेंजा होता है दैट इज नॉन एज कपलेट। और इसमें हीरोइक कपलेट क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता। इसके बाद आपका ब्लैंक वर्स है, टेट्सा रीमा है, चौसेरियन स्टेंजा है, स्पेंसेरियन स्टेंजा है, फ्री वर्स है, ओटावा रीमा है। इन तमाम की चर्चा करेंगे। देखो, मैं एक बेसिकली या जनरली जो चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है उनमें आप लोग जैसे दो से तो आपका कपलेट हो जाता है, तीन लाइन का आपका टर्सिट जिसको ट्रिपलेट्स कह देते हैं, टेट्सा रीमा कह देते हैं, फोर लाइन का जनरली क्वाट्रेंस जो हम कहते हैं, फिफ्थ लाइन का इसमें मैंने डिस्कस नहीं किया लेकिन एक होता है दैट इज लिमेरिक। लिमेरिक इज a stanza of 5 lines जिसमें A, B और A that is the rhyme scheme of limerick या 5 line stanza. Then 6 line for sestet, 7 line that is known as Chaucerian stanza. It is known as rhyme royal and 8th line stanza of 8 line that is known as Ottawa Rima. और लास्ट वन जो होता है दैट इज स्पेंसेरियन स्टेंजा और ये जो होता है आपका ये 9 लाइन का होता है। और इसमें जैसे हमने ब्लैंक वर्स की बात की और फ्री वर्स की बात की, तो ब्लैंक वर्स में जो राइम स्कीम है वो एक दूसरे से मैच नहीं करती और फ्री वर्स में ना तो ये किसी राइम को फॉलो करता है ना किसी पैटर्न को फॉलो करता है और उसे हम क्या कहते हैं, फ्री वर्स कहते हैं। तो अब एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे, किसने किसको इंट्रोड्यूस किया, कौन से वर्क में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, कब किया गया, तमाम चीज़ें, कौन को किसी भी स्टेंजा फॉर्म को क्यों आइडेंटिफिकेशन मिली, ये तमाम बातें एक एक करके हम करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पेन कॉपी निकाल के तैयार हो जाओ, क्योंकि हम बात करेंगे सबसे पहले हीरोइक कपलेट के बारे में। देखो, हीरोइक कपलेट जो है वो आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। अब पेंटामीटर जो होता है उसमें कितने फीट होते हैं, 5 फीट होते हैं और एक फीट में 2 सिलेबल होते हैं, एक तो स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। तो इसमें टोटल जो है आपके 10 सिलेबल्स हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम कैटेगराइजेशन की बात करेंगे हीरोइक कपलेट के कैटेगराइजेशन की, तो हीरोइक कपलेट 2 प्रकार की होती है। एक तो इसमें क्लोज्ड कपलेट्स होती हैं जिनके लिए अलेक्जेंडर पोप को जाना जाता है, हु मेड सच काइंड ऑफ कपलेट्स वेरी पॉपुलर। और सेकंड जो होती हैं वो रन ऑन कपलेट्स होती है। अच्छा, जो क्लोज्ड कपलेट्स होती हैं उनका 2 लाइंस के अंदर मीनिंग जो होता है कंप्लीट हो जाता है और वहीं बात करें रन ऑन कपलेट्स की तो मीनिंग जो है बियॉन्ड द 2 लाइंस से आता है। अब देखते हैं जरा रिटर्न फॉर्म में। देखो जरा, हीरोइक कपलेट जो है जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था दैट इज 2 iambic pentameter lines that rhyme together, है ना। इसमें एक एग्जांपल भी आप लोगों के सामने है, we think our fathers fools so wise we grow। तो यहाँ इसका जो लास्ट साउंड है और our wiser sons no doubt will think us
सो। तो यहां पे दोनों का जो साउंड है वो बिल्कुल कैसा है, सिमिलर है, दोनों का राइम स्कीम जो है वो मिल रहा है। और दो प्रकार के ये होते हैं, जिनमें पहला जो है आपका वो है क्लोज्ड कपलेट। क्लोज्ड कपलेट मीन्स होता है द सेंस इज कंप्लीट विद इन 2 लाइन्स, सेंस इज कंप्लीटेड विद इन 2 लाइन्स। अगर हीरोइक कपलेट के 2 लाइन्स में मीनिंग जो है कंप्लीट हो जाता है तो उसको क्लोज्ड कपलेट के नाम से जाना जाता है। और वहीं बात करें हम रन ऑन कपलेट के बारे में, द सेंस इज कंप्लीट विद इन अ कपल और सो, यानी या तो 2 के अंदर या 2 से ज्यादा के अंदर जब मीनिंग कंप्लीट होता है, वी नीड द कंटेंट टू अंडरस्टैंड द फुल मीनिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंजममेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इट अंडरलाइन। इसका सेकंड नेम क्या है, रन ऑन कपलेट को क्या भी कहा जाता है, इंजममेंट कहा जाता है। अब हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस करते हैं जॉफ्रे चौसर। सो जॉफ्रे चौसर इंट्रोड्यूस्ड द हीरोइक कपलेट फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसको इनके वर्क लेजेंड्स ऑफ गुड विमेन के अंदर क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। सो क्वेश्चन मे बी डिजाइन्ड फ्रॉम हियर, इन विच वर्क डिड heroic couplet introduced by Geoffrey Chaucer? So the work is Legends of Good Women. So यहां से 2 क्वेश्चन आपके बन गए, एक तो किसने इंट्रोड्यूस किया, तो पहला क्वेश्चन जॉफ्रे चौसर का, और कौन से वर्क में किया, तो दूसरा बनेगा लेजेंड्स ऑफ गुड विमेन। 2 चीजें आपके सामने हैं, दोनों का ध्यान आपको रखना है ना। ये तो रही आपके हीरोइक कपलेट की बात। इसमें कुछ एक बातें और है। देखो अलेक्जेंडर पोप जो हैं वो हीरोइक कपलेट के बेस्ट पोइट माने जाते हैं, इन्होंने हीरोइक कपलेट को पॉपुलर बनाया। अब अलेक्जेंडर पोप जो बिलोंग करते हैं वो नियो क्लासिकल एज से करते हैं। नियो क्लासिकल एज का टाइमिंग अगर देखें हम तो 1660 से लेके और 1798 तक माना जाता है, ठीक है, नियो क्लासिकल पूरा एज है। अब अलेक्जेंडर पोप जो है वो ऑगस्टन एज से बिलोंग करते हैं, दैट बिगिंस 1700 टू 1745। लेकिन ये ओवरऑल पूरे न्यू क्लासिकल में पॉपुलर रहा, कौन सा, हीरोइक कपलेट। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि द हीरोइक कपलेट फ्लरिश्ड इन द न्यू क्लासिकल एज, और वो टाइमिंग मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हीरोइक कपलेट जो होता है वो सटायर का बेस्ट मीडियम होता है। अगर हमको सटायर लिखना है, सटायर का यूज करना है, तो वी कैन यूज हीरोइक कपलेट्स। सो ओवरऑल एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, देखिएगा, हीरोइक कपलेट 2 आयम्बिक पेंटामीटर की लाइंस होती हैं जो एक दूसरे से राइम करती हैं। सेकेंड पॉइंट जो हमने देखा, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्लोज्ड कपलेट होता है, एक आपका रन ऑन कपलेट होता है। क्लोज्ड कपलेट के 2 लाइंस के अंदर मीनिंग कंप्लीट हो जाता है, रन ऑन कपलेट के अंदर आपको आगे भी पढ़ने की जरूरत होती है और इसको इंजममेंट कहा जाता है। जॉफ्रे चौसर जो हैं उन्होंने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया लेजेंड्स ऑफ गुड विमेन के अंदर। अलेक्जेंडर पोप सबसे बेस्ट पॉइंट माने जाते हैं हीरोइक कपलेट के यूज करने को। और एजेस की बात अगर करें तो न्यू क्लासिकल एज सबसे बेस्ट एज माना जाता है जिसमें बहुत ज्यादा फ्लरिश्ड हुई इस प्रकार की कपलेट्स। और हीरोइक कपलेट जो होती है सटायर का बेस्ट मीडियम होता है। ठीक है, यहां तक आप देखें, फिर आगे बात करते हैं। क्या माना जाता है? बेस्ट मीडियम माना जाता है। सो ओवरऑल आई थिंक यहां तक की बात जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और सेकंड स्टेंजा फॉर्म जो है उसको डिस्कस करते हैं। चलो एक बार इसके कुछ एक एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम जरा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर ब्लैंक वर्ड्स पे चलेंगे। चलो ये थोड़ा सा हैंग हो रखा है बोर्ड, चलो ओके, यस, नाउ देखिएगा एग्जांपल्स की बात करें तो जॉन ड्राइडन का एब्सेलम एंड एचिटोफेल और मैक फ्लेकनॉय, अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक और ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेज और कीट्स का एंडीमियन। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, इनको भी आपको नोट करना है।
तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड टू यू अबाउट हीरोइक कपलेट. सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ब्लैंक वर्स. और ब्लैंक वर्स के बारे में पहले भी बता दिया था कि ब्लैंक वर्स जिसमें राइम जो है वो मैच नहीं होती है ना, राइम मैच नहीं होती, या सिंपल हम कह सकते हैं आइएम्बिक पेंटामीटर लाइंस दैट डू नॉट राइम आर कॉल्ड द ब्लैंक वर्स. अब ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किसने किया है, देखो जरा. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी हॉवर्ड, है ना, अर्ल ऑफ सरे. क्रिस्टोफर मार्लोज ब्लैंक वर्स इज कॉल्ड द माइटी लाइन्स, और मोस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्री इज रिटन इन द ब्लैंक वर्स. शेक्सपियर यूज द ब्लैंक वर्स फॉर हिज ट्रेजेडी. तो ये 3 और 4 आपके बुलेट पॉइंट्स हो जाएंगे जो आपको ध्यान रखने. एक तो इसको इंट्रोड्यूस किया हेनरी हॉवर्ड ने. क्रिस्टोफर मार्लो के ब्लैंक वर्स को माइटी लाइन्स कहा जाता है, और इंग्लिश की ज्यादातर पोइट्री ब्लैंक वर्स में ही लिखी गई है. एंड शेक्सपियर ट्रेजेडी में ब्लैंक वर्स का यूज किया करता था, ब्लैंक वर्स का यूज वो ट्रेजेडी में किया करते थे. इसके कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हैं, जैसे मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड जो इनका मैग्नम ओपस यानी कि मास्टरपीस है, और इंडियन पोइट जो हैं अरबिंदो इनका सावित्री. दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ ब्लैंक वर्स. सो ब्लैंक वर्स के बारे में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, आपको मेजर चीजें याद रखनी है कि इसकी लाइन जो है वो राइम नहीं होती, आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है. और इंट्रोड्यूस करते हैं कौन, हेनरी हॉवर्ड. और क्रिस्टोफर मार्लो के लाइंस को माइटी लाइंस कहा जाता है, शेक्सपियर ट्रेजेडी में इसका यूज करते हैं, और ज्यादातर इंग्लिश पोइट्री जो है वो ब्लैंक वर्स में ही लिखी गई है. इसके अलावा मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, वर्ड्सवर्थ का प्रील्यूड और अरविंदो का सावित्री, ये कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हैं ब्लैंक वर्स के बारे में. अब हम नेक्स्ट नंबर 3, यानी कि ये स्पेलिंग से टर्जा दिख रहा है लेकिन ये है टेट्सारीमा. क्या बोलते हैं इसको, टेट्सारीमा. अब टेट्सारीमा जो है वो उसको हम टर्सिट भी कहते हैं. 1 मिनट, टर्सिट या ट्रिपलेट्स भी कहते हैं, ट्रिपलेट्स भी कहते हैं. अब ये इंटरलिंक्ड होता है, जैसे देखो ऐसे है, ये आपको यहां से समझ में नहीं आएगा. अब इसको आपको ए बी ए, ठीक है. फिर दूसरा स्टेंजा जो होगा ये तो एक तो ये हो गया. फिर आपका यहां से शुरू होगा 4th नंबर से बी सी बी, ठीक है. फिर आपका शुरू होगा सी डी सी. तो इंटरलिंक्ड हुए ना, देखो फर्स्ट 3rd से और 2nd 4th से, है ना. अब ये जो है बी इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, और ये इससे कनेक्ट हो गया. ऐसे ही जो चीजें आगे बढ़ते रहेंगी तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं. 3 लाइन स्टेंजा होता है, इंटरकनेक्टेड स्टेंजा होता है ना, इंटरकनेक्टेड. इट इज इंटरकनेक्टेड स्टेंजा, इंटरकनेक्टेड स्टेंजा. 3 लाइन इंटरकनेक्टेड स्टेंजा. देखो इसके बारे में दिया गया है, इट a 3 line stanza in which the first line rhymes with the third and the second line rhymes with the first line of the following stanza. यानी देखो पहली लाइन तीसरी लाइन से मिलती है और दूसरी लाइन जो सेकंड स्टेंजा के फर्स्ट लाइन से, मैं जिसको मैं 4th लाइन आपको बता रहा था, है ना, वो समझने के लिए. तो स्टेंजा तो एक स्टेंजा ही हो गया हमारे 3 लाइन का. अब सेकंड स्टेंजा आएगा तो सेकंड लाइन जो सेकंड लाइन है वो सेकंड स्टेंजा के फर्स्ट लाइन से मैच करेगी. इसको भी जॉफ्रे चौसर ने इंट्रोड्यूस किया, और एग्जांपल के रूप में अगर आपने पीबी शैली का ओड टू द वेस्ट विंड देखा है तो वो किस में लिखा गया है, टेट्सारीमा या टर्सिट इंटरकनेक्टेड 3 लाइन स्टेंजा के अंदर इसको लिखा गया है. तो ये आपका हो गया टेट्सारीमा. और टेट्सारीमा के बाद अब आता है चौसेरियन स्टेंजा. अब चौसेरियन स्टेंजा की बात हम करेंगे. देखो चौसर ने इसको इंट्रोड्यूस किया इसलिए चौसेरियन कहा जाता है. अब ये राइम रॉयल यानी रॉयल शब्द ये जुड़ा है, ये स्कॉटलैंड के जेम्स फर्स्ट ने इस स्टेंजा का यूज, उन्होंने एक वर्क लिखा किंग्स स्क्वायर नाम से, उसके अंदर इस स्टेंजा का यूज किया गया था. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, राइम रॉयल कहा जाता है. क्या कहा जाता है भाई, इसको राइम रॉयल कहा जाता है.
7 लाइन स्टेंजा होता है। इसकी राइम स्कीम की बात करें तो ए बी और बी सी सी, ये इसकी क्या है, राइम स्कीम है। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है, इंट्रोड्यूस्ड बाय चौसर। It came to be known as the rhyme royal because King James first used this stanza in his work King Square. King Square के अंदर इस स्टेंजा फॉर्म को जो किंग जेम्स हैं, है ना, किंग जेम्स फर्स्ट, और कहाँ के हैं, स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं, और इसको इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ हाउस के अंदर, और ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल भी है। और शेक्सपियर द रेप ऑफ ल्यूक्रीस, ये भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट जो बनता है दैट इज स्पेंसेरियन स्टेंजा। ये 9 लाइन स्टेंजा होता है, राइम स्कीम होती है ए बी बी सी और सी, और ये लिखा जाता है आयम्बिक पेंटामीटर में, है ना। 8 लाइन तो इसकी आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, और 9th लाइन जो होती है वो हेक्सामीटर में लिखी जाती है। इसको इंट्रोड्यूस करते हैं एडमंड स्पेंसर, और ये नरेटिव पोइट्री के लिए यूज किया जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है फेरी क्वीन, किसका है, एडमंड स्पेंसर का। तो ये स्पेंसरियन स्टेंजा हो जाएगा। इसके अलावा एग्जांपल की बात करें तो सैली का एडोनिस हो जाएगा, कीट का हो जाएगा, जॉन कीट का ईव ऑफ सेंट एग्नीज। इसके बाद ओटावा रीमा जो है, जो 8 लाइन स्टेंजा, ये 8 लाइन स्टेंजा होता है। इसका ओरिजिन जो है वो इटालियन है, इटली का है। राइमिंग स्कीम की बात करें तो आपका होता है ए बी और सी सी, ये इसका क्या है, राइम स्कीम है। इसको इंट्रोड्यूस किया है टॉमस वाइट ने, और ये ह्यूमरस पोइट्री के लिए यूज किया जाता है। और कीट्स का ईसाबेला इसका मेजर एग्जाम्पल है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ओटावा रीमा हो जाएगा। सैली का विच ऑफ एटलस, और बायरन का डॉन जुआन, और W.B. ईट्स का सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये मेजर एग्जांपल्स आपके हैं। फ्री वर्स और वर्स लाइबर, अब देखो ये जो शब्द है ना, लिबर्टी आपने पढ़ा है वो इसी से बना है, लिबर्टी जो बना है वो इसी से बना हुआ है। तो फ्री वर्स में क्या होता है, ये ना तो कोई पैटर्न फॉलो करता है, ना कोई मीटर फॉलो करता है, मतलब कोई पैटर्न फॉलो करता, सॉरी, कहने का मतलब है कि इसका कोई पैटर्न नहीं होता, चाहे मीटर की बात कर लें या राइम की बात कर लें। और टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड इसका बेहतर एग्जाम्पल माना जाता है। टी.एस. इलियट का जो वेस्टलैंड है ये इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। क्लियर, चलो अब इसमें लिटरेरी फॉर्म्स की बात हम बाद में करेंगे, उससे पहले देखो जरा, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। है ना, इसमें देखो जरा आप लोग, लिमेरिक रह गया हमारा, कौन सा रह गया, लिमेरिक। तो लिमेरिक डालिए अब लोग, आप लोग, दिख नहीं रहा ना ये कलर, तो चेंज करते हैं। लिमेरिक की बात करेंगे। देखो लिमेरिक की बात करें तो ये होता है 5 लाइन स्टेंजा, है ना, राइमिंग ए बी और ए, है ना। तो ये 5 लाइन स्टेंजा होता है। इसको भी आप एक बार देख लेना। तो हमारे जितने भी स्टेंजा फॉर्म्स थी उनको मैंने आपको बता दिया है, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। देखो जरा, देखो सबसे पहले हमने हीरोइक कपलेट की बात की। तो हीरोइक कपलेट जो होती है वो 2 लाइन, 2 आयम्बिक पेंटामीटर की लाइंस होती हैं, और ये इनकी राइम स्कीम जो होती है वो एक दूसरे से मैच होती है ना। जिसमें हमने एक लाइन पढ़ी थी, देखो हमारी लाइन थी, वी थिंक आर फादर्स फूल्स सो वाइज वी ग्रो, आर वाइजर सन्स नो डाउट विल थिंक सो।
समझ में आई लाइन? अलेक्जेंडर पोप की ये लाइन है, थिंक अस सो, ये सो है, ये गो लिखा हुआ है ना, इसको सो करना है ना। जैसे उसने कहा कि वी थिंक, हम सोचते हैं कि हमारे फादर्स फूल्स थे इसलिए हम वाइज पैदा हुए, तो हमारे जो वाइजर सन होंगे ना, डेफिनेटली वो भी हमारे बारे में यही सोचेंगे कि यार फादर्स वर फूल इसीलिए हम, और हम वाइज हैं। तो वो तो हर जनरेशन जो है इसके बारे में सोचती है। तो यहाँ देखो इन दोनों का जो राइम है वो सेम मिल रहा है, साउंड जो है दोनों का सेम साउंड है। अब इसमें मैंने कहा कि दो प्रकार की होती हैं, एक तो क्लोज्ड कपलेट्स होती हैं, एक हीरोइक कपलेट्स, रन ऑन कपलेट्स होती हैं। तो क्लोज्ड कपलेट्स में तो 2 लाइन के अंदर मीनिंग कंप्लीट हो जाता है, और वहीं बात करें हम अगर रन ऑन कपलेट की तो मीनिंग बियॉन्ड 2 लाइन जाता है, उसको इंजममेंट बोलते हैं। इसके अलावा मैंने कहा कि जोफ्रे चौसर लेजेंड्स ऑफ गुड वीमेन में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, नंबर 1 लाइन। नंबर 2 अलेक्जेंडर पोप इसके बेस्ट पॉइंट है। नंबर 3 ये था कि न्यू क्लासिकल एज सबसे बेस्ट एज है, और सटायर का सबसे बेस्ट मीडियम होता है हीरोइक कपलेट। कंप्लीट हो गया था। सेकंड हमने ब्लैंक वर्स देखा था, ब्लैंक वर्स को भी इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं कौन? जोफ्रे चौसर। ज्यादातर इंग्लिश पोइट्री ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ट्रेजेडी के लिए शेक्सपियर भी ब्लैंक वर्स का यूज करते हैं। ब्लैंक वर्स के अंदर जो 2 आयम्बिक पेंटामीटर लाइन है, 2 आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस डू नॉट राइम टुगेदर। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद हमने देखा कि टेट्सा रीमा, टेट्सा रीमा 3 लाइन स्ट्रेंजा जो इंटरलिंक्ड स्ट्रेंजा होता है, जिसकी पहली लाइन तीसरी लाइन से और दूसरी लाइन सेकंड स्ट्रेंजा के फर्स्ट लाइन से मिलती है, और ओड टू वेस्टविंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। क्रिस्टोफर मार्लो के ब्लैंक वर्स को माइटी लाइंस कहते हैं, जिसको इंट्रोड्यूस करने का काम किया हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे, है ना, हेनरी हेवर्ड अर्ल ऑफ सरे। इसके अलावा कुछ एग्जांपल देखें, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, वर्ड्सवर्थ का प्रील्यूड, अरबिंदो का सावित्री, ये ब्लैंक वर्स की एग्जांपल है। अच्छा, ब्लैंक वर्स के टर्सेट तो ओड टू वेस्ट विंड में हो गया। अच्छा, इसको किसने किया है? इसको भी चौसर ने किया है ना इंट्रोड्यूस। उसके बाद चौसेरियन स्ट्रेंजा तो चौसर ने किया। इसका राइम स्कीम आपको ध्यान रखना था, ए बी बी सी सी। और इसके बाद में राइम रॉयल इसलिए जोड़ा गया क्योंकि किंग्स जेम्स फर्स्ट जो हैं स्कॉटलैंड के, उन्होंने एक वर्क लिखा जिसका नाम है किंग्स स्क्वायर, उसमें इस स्ट्रेंजा का यूज किया था। तो इसको भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एग्जांपल है, चौसर का पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है, शेक्सपियर का द रेप ऑफ ल्यूक्रीस है, और स्पेंसर स्ट्रेंजा 9 लाइन का होता है, ए बी बी सी और सी। आयम्बिक पेंटामीटर की लाइन 8 लाइन है, आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, 9th लाइन जो होती है वो हेक्सामीटर में होती है। एडमंड स्पेंसर ने इंट्रोड्यूस किया था, नरेटिव पोइट्री में काम आता है। और फेयरी क्वीन जो स्पेंसर का ग्रेट वर्क है। सेली का एडोनिस और कीट्स का ईव ऑफ एग्नीज। उसके बाद ओटावा रीमा इटालियन ओरिजिन है, 8 लाइन स्ट्रेंजा है, राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी सी। थॉमस वाइट इंट्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमरस पोइट्री के लिए यूज होता है। कीट्स का इसाबेला, सेली का विच ऑफ एटलस, बायरन का डॉन जुआन, और W.B. ईट्स का सेलिंग टू बाइजेंटियम। उसके बाद फ्री वर्स की बात कर ली, जिसमें जिसका मीटर और राइम को लेकर कोई पैटर्न नहीं होता, इलियट का वेस्टलैंड हमने देखा। और लिमेरिक जो 5 लाइन स्ट्रेंजा होता है, जिसमें ए बी और ए, ये इसका जनरली राइम स्कीम माना जाता है। यहां तक की बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, तो ये आपके स्ट्रेंजा फॉर्म्स होते हैं। क्वेश्चन आता ही आता है स्ट्रेंजा फॉर्म से, या फिर आपके क्वेश्चन बनेगा लिटरेरी फॉर्म से। तो लिटरेरी फॉर्म्स की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? बैलेड के बारे में। लिटरेरी फॉर्म में हम किसकी बात कर रहे हैं? बैलेड के बारे में। बैलेड एक प्रकार की लोक कथा या लोकगीत होता है। क्या होता है? लोकगीत होता है। अच्छा, इसको जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे गाया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो होता है हार्प। किस पे गाया जाता है? हार्प पे गाया जाता है इसको। ठीक है, इसको फोक सॉन्ग भी कहते हैं,
डांसिंग सॉन्ग भी कहते हैं, और ब्रीफ स्टोरी इन वर्स यानी कि कहानी जो पोइम के रूप में लिखी गई है ये भी कहते हैं। जनरली बैलेड जो होती है वो किसी हीरोइक डीड्स के बारे में बताती है, जिसमें कोई हीरो हो सकता है, कोई नाइट्स हो सकता है, उसके द्वारा जो ग्रेट वर्क किए गए उनके बारे में बात होती है। बैलेड जो हैं जनरली अननोन पोइट्स के द्वारा लिखी जाती हैं और एक टाइम के बाद जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने के बाद एक लेटर पीरियड में जाके लिखी जाती है। कितने प्रकार की होती है वो भी देखेंगे। देखो अब बैलेड, अब इसके पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम जरा देख लेते हैं कि अब बैलेड इज रिटन बाय अननोन राइटर। बैलेड को जनरली किसी अननोन राइटर के द्वारा लिखा जाता है। इट इज ट्रांसफर्ड ऑरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और इनका ट्रांसफर जो है वो ऑरली जनरेशन टू जनरेशन होता रहता है। इट इज एन ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल पोइम, और ये कैसी होती है? ऑब्जेक्टिव होती है और इम्पर्सनल पोइम है। ये पर्सनल इसमें कुछ नहीं होता, सब्जेक्टिव नहीं होती है। अब इसकी ओपनिंग जो होती है ना वो एब्रप्टली होती है, कोई सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन इसका नहीं होता है। एक ही लाइन बार बार या हर स्टेंजा के बाद में रिपीट होती है, और इस टेक्निकल टर्म या लिटरेरी टर्म को हम रिफ्रेन कहते हैं। बैलेड जनरली ट्रेजिक थीम के ऊपर लिखी जाती है, और बैलेड का एक स्टेंजा होता है जिसका राइम स्कीम होता है ABCD। तो मैंने कहा ना कि बैलेड जो है ना वो अननोन राइटर्स के द्वारा लिखी जाती है। ये माउथ टू माउथ ऑरली ट्रांसफर होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन, और लेटर पीरियड में जाके ये टेक्स्ट फॉर्म में आती है। इम्पर्सनल होती है, कोई इसका सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं होता, ट्रेजिक थीम पे लिखी जाती है, और हीरोइक डीड्स को ये बताती है। इसका स्टेंजा जो होता है वो ABCD राइम स्कीम जो है उससे लिखा जाता है या उसी के माध्यम से बताया जाता है। क्लियर? चलो आगे बढ़े। देखो जरा, दो प्रकार के बैलेड्स लिटरेचर में हैं। एक तो होता है आपका ट्रेडिशनल बैलेड, और एक होता है लिटरेरी बैलेड, बैलेड्स ऑफ आर्ट जिसे कहते हैं। अब इसके चार नाम हैं। इसको हम ट्रेडिशनल बैलेड भी कहते हैं, फोक बैलेड भी कहते हैं, बैलेड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, और ऑथेंटिक बैलेड्स भी कहते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? ट्रेडिशनल, फोक, बैलेड ऑफ ग्रोथ और ऑथेंटिक बैलेड्स। रिटन बाय अननोन पोइट्स, इनको अननोन पोइट्स के द्वारा लिखा जाता है। इट इज ऑरली कंपोज्ड, इनको ऑरली कंपोज किया जाता है, बनाया जाता है, और रिसाइट यानी गाया जाता है। इट गोज जनरेशन टू जनरेशन ऑरली, और ऑरली ही ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है, और एट वेरी लेट स्टेज इट मे बी रिटन डाउन, और एक लंबे टाइम के बाद इनको लिखा जाता है, ट्रेडिशनल और फोक बैलेड्स को। इसमें बात करें तो रॉबिन हुड बैलेड्स, वाइफ ऑफ उसर्सवेल, जो कहाँ की हैं? ब्रिटेन की हैं, लेकिन अमेरिका में पॉपुलर हुई। और सेवी चेस जो है ये इंग्लिश बैलेड है, और एल्फिन नाइट जो है स्कॉटिश फोक बैलेड्स हैं। इनके पोइट्स का नाम अवेलेबल नहीं है। भाई क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रेडिशनल बैलेड्स के पोइट होते ही नहीं है, इनको ऑरली कंपोज किया जाता है ना। आपने अगर देखा हो तो गाँव में लोग पुरानी गाथाओं को लेकर गीत गाते हैं, है ना। वो उनके पास एक रावण हत्था जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है। अब वो हमारे यहाँ होता है, उसको हार्प कहते हैं, है ना। जो इस पर जो मतलब इस जिस इंस्ट्रूमेंट पे इसको गाया जाता है उसको हार्प कहते हैं। सेकंड जो है वो आपका लिटरेरी बैलेड है, या इसे हम बैलेड ऑफ आर्ट भी कह देते हैं। अब ये नाम बड़े ध्यान रखने हैं आपको, है ना। लिटरेरी बैलेड और बैलेड ऑफ आर्ट, तो दोनों चीजों को ध्यान रखना है आपको। नेम भी मैटर करता है। क्वेश्चन नेम से भी डिजाइन हो सकता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ट्रेडिशनल बैलेड के और क्या क्या नाम हो सकते हैं, तो फोक बैलेड हो सकता है, बैलेड ऑफ ग्रोथ हो सकता है, ऑथेंटिक बैलेड हो सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें लिटरेरी बैलेड्स के बारे में, बैलेड्स ऑफ आर्ट्स के बारे में, तो इनके दो नाम हो गए ना। एक तो बैलेड्स ऑफ आर्ट हो गया, एक कौन सा हो गया? लिटरेरी बैलेड हो गया। दे आर रिटन बाय वेल नोन पोइट्स, और इनको पॉपुलर पोइट्स के माध्यम से या पॉपुलर पोइट्स के द्वारा लिखा जाता है ना। अब देखो, अगर हम बात करें
दे आर रिटन डाउन एट फर्स्ट, यानी इसको शुरुआती दौर में ही लिख लिया जाता है। और इस कंडीशन में जो रॉबर्ट साउदी के लन के रॉक जो है वो बड़ा पॉपुलर है। किट्स का ला बेले डैम सेंस मर्सी, यानी ला का मतलब डे से, बेले का मतलब ब्यूटीफुल से, डैम का मतलब लेडी से, सेंस का मतलब विदाउट से, मर्सी का मतलब होता है मर्सी से, दया जो है। तो ये फ्रेंच टाइटल है, इंग्लिश टाइटल हो जाएगा द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। इसके अलावा कॉलरिज का राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर और रुडियार्ड किपलिंग के बैरक जो कि रूम बैलेड है, और ऑस्कर वाइल्ड का रीडिंग जेल, ये जगह का नाम है रीडिंग जेल, ये भी क्या है, एक बैलेड है। 15th सेंचुरी यानी कि द मिडिल एज आर वेल नोन फॉर बैलेड्स। इन 1768 बिशप पर्सी पब्लिश्ड रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री। तो 15th सेंचुरी जो कि आपका मिडिल एज माना गया है, यानी 1400 से लेके 145, तो ये जो है ये आपका एक्चुअल में चौसर के बाद का है ना। तो ये एज ऑफ रिवाइवल भी कहते हैं इसको, एज ऑफ रिवाइवल भी कहते हैं ना इसको, एज ऑफ रिवाइवल भी कहते हैं। अब एलिजी की बात हम करेंगे। एलिजी जो है वो ग्रीस में ओरिजिनेट होती है। ये एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं पहले ना, एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम नज़र डालेंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये तो आपके ही वो हो गए थे बैलेड के बारे में। देखो बैलेड के बारे में वैसे तो मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है, फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में कि बैलेड जो है वो एक फोक सॉन्ग है, एक डांसिंग सॉन्ग है। ये ब्रीफ स्टोरी है, टेल में इसको कहा जाता है, और ये अननोन राइटर्स के द्वारा लिखी जाती हैं। जनरेशन टू जनरेशन ओरली ये ट्रांसफ़र होती रहती हैं, ठीक है। इसमें दो प्रकार की बैलेड थी हमारे पास, एक तो ट्रेडिशनल बैलेड हो गई जिन्हें आप फोक बैलेड कह दो, बैलेड ऑफ ग्रोथ कह दो, ऑथेंटिक बैलेड कह दो, और दूसरी प्रकार जो है लिटरेरी बैलेड्स हैं जिनको बैलेड्स ऑफ आर्ट कहा जाता है। बाकी एग्जांपल्स मैंने आपको खूब सारे बता दिए है ना। रॉबिन हुड बैलेड्स आपको मैंने बताया, सेवी चेस हो गया, एल्फिन नाइट हो गया, वाइफ ऑफ उसर्स वेल हो गया। इसके अलावा लिटरेरी बैलेड में कीट्स के एक तो सऊदी का हो गया द लनकेप रॉक, कीट्स का हो गया द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, कॉलरिज का हो गया राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, रुडियार्ड किपलिंग का हो गया बैरक रूम बैलेड, और ऑस्कर वाइल्ड का हो गया रीडिंग जेल बैलेड। 15th सेंचुरी मिडिल एज जो था वो बैलेड्स के लिए बड़ा पॉपुलर था, और 1678 में बिशप पर्सी ने रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री को पब्लिश किया, ठीक है। चलो अब हम एलिजी के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजी के बारे में ज़्यादातर जो साथी हैं वो जानते होंगे कि व्हाट इज एलिजी। एलिजी जो है वो एक्चुअल में अ पोइम विच इज sung on the death of somebody near and dear. It was originated in Greece, or its meaning is to weep, to mourn, to lament, to bereave. तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को आती होंगी, फिर भी हम इनके बारे में बहुत कुछ आज देखने वाले हैं। तो एलिजी जो है इसका ओरिजिन से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप ग्रीस या ग्रीक आंसर करना है आपको। इसका ओरिजिन कहाँ का है, ग्रीक का ओरिजिन है। जो आपकी एलिजी है उसका ओरिजिन कहाँ का है, ग्रीक का है। इसका मीनिंग क्या होता है, टू लेमेंट होता है, या आप कह सकते हो टू मॉर्न होता है, MOURN, या आप लोग एक शब्द से और इसको बता सकते हो, दैट इज टू वीप। टू वीप हो सकता है। Traditionally in Greece, an elegy could be written on any subject, but it was written in couplets composed of dactylic hexameter followed by dactylic pentameter. Mainly elegy जो लिखी जाती है, ये लिखी जाती है to commemorate the death of a near or dear one. Simple कह दें कि elegy जो है ये एक प्रकार का सॉन्ग है। lamentation, bewailing, mourning और bereavement, ये चारों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। लेमेंटेशन भी वो एग्जाम में देख सकता है,
बिवेलिंग भी दे सकता है, मॉर्निंग भी दे सकता है, बिरीवमेंट भी दे सकता है। और एलिजी का जो एक्चुअल में मीनिंग होता है वो होता है अ सेंस ऑफ लॉस, यानी किसी चीज का खो जाना, यानी डेथ से रिलेट करता है। कहां से रिलेट करता है? डेथ से रिलेट करता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसकी जो थीम होती है ना, थीम वो लव होती है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई लव कैसे होगी। अगर इसकी थीम अगर लव नहीं होगी, अगर इसकी थीम लव नहीं होगी तो फिर रोओगे कैसे? तो लव है तभी तो रोना आएगा। तो लव थीम होती है। हाँ, इसका मीनिंग होता है सेंस ऑफ लॉस। अब इसमें डर्ज सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टाइप की। डर्ज जो एक टाइप है, इसके 3 टाइप हैं। एक तो डर्ज हो गया, एक मोनोडी हो गया, और एक आपका पेस्टोरल एलिजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेस्टोरल एलिजी कहलाता है। तो डर्ज की बात अगर हम करें तो ये शॉर्ट एलिजी है, लेस फॉर्मल होती है, और एक्चुअल में ये रिटन टेक्स्ट में होता है, मतलब इसको गाया नहीं जाता, ये रिटन टेक्स्ट में होती है। जैसे फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज एज, और इसको थेरोनोडी भी कहा जाता है, इसको थेरोनोडी भी कहा जाता है। सेकंड जो टाइप है वो आपका मोनोडी है। मोनोडी क्या होता है, जरा इस पे नजर डालते हैं। देखो, मोनोडी जो है वो एक सिंगल स्पीकर के द्वारा गाया जाता है ना, और जो डर्ज है वो लिखा जाता है, लेस फॉर्मल होता है एलिजी के कंपैरेटिवली। इसमें एग्जांपल्स की हम बात करें तो मिल्टन का जो लिसिडस है जो एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखा, और सेली का जो एडोनियस है वो लिखा कीट्स की डेथ पे। इसके अलावा पेस्टोरल एलिजी, जब एक सेफर्ड दूसरे सेफर्ड की डेथ पर मॉर्न करता है, वो पेस्टोरल एलिजी है। एन एलिजी इन विच द पोइट अज्यूम्स हिमसेल्फ टू बी अ शेफर्ड बीवेलिंग, जो विलाप करता है द लॉस ऑफ अ फेलो शेफर्ड, वो उसका जो साथी है वो उसकी डेथ हो गई है, उसके लिए विलाप करता है। तो दैट इज नॉन पेस्टोरल एलिजी, कंट्री साइड से रिलेटेड होता है, जिसका प्रोटोगोनिस्ट ही कौन है? एक शेफर्ड है, और शेफर्ड अगर बात की गई है तो फिर वो कंट्री साइड यानी रूरल लाइफ से बिलोंग करता है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? पेस्टोरल एलिजी हो जाएगी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें कि इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, है ना। उसके बाद हम एग्जांपल्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी एलिजीज जो हैं वो पॉपुलर हैं, आपको उनका ध्यान रखना है। देखो, हम बात करें अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो यहां जरा देखिएगा, पोइट जो है वो आह्वान करता है किनका? गॉड्स का, देवताओं का। सारा नेचर जो है ना, मतलब जब मेन जो प्रोटोगोनिस्ट है इसका वो रो रहा है ना, तो उसके साथ साथ पेड़ भी रो रहे हैं, पक्षी भी रो रहे हैं, फूल भी मुरझा गए, तो पूरा नेचर इसको ज्वाइन कर लेता है। पॉइंट जो है वो गार्डियन यानी भगवान को दोष देता है ना। उसके बाद पॉइंट रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ डेस्टिनी और फेट, फिर भाग्य की बात होती है, फिर कुछ झुंड आता है रोने वालों का, फिर इसमें डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स को डिस्क्राइब किया जाता है, और पॉइंट फिर कंसोल करता है अपने आप को कि डिपार्टेड सोल यानी जो व्यक्ति मरा है ना वो अब कैसा हो गया है? इमॉर्टल होता है और खत्म होता है इन नोट ऑफ होप के साथ कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल्स देख रहे हैं एलिजीज के बारे में, जो फेमस आपकी एलिजीज हैं उनको जरा देखते हैं। देखो, बात करते हैं हम सबसे पहले पेस्टोरल एलिजीज के बारे में। तो स्पेंसर ने लिखी एस्ट्रोफल, है ना, और किसकी डेथ पे लिखी है? फिलिप सिडनी की डेथ पे, और ये पहली पेस्टोरल एलिजी है इंग्लिश लिटरेचर की। सेकंड मिल्टन का लिसिडस है जो डेथ एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखी जाती है। सेली का एडोनियस है ना, ये जॉन कीट्स की डेथ पे लिखा जाता है, और आर्नोल्ड का थायरसिस है जो एएच क्लो की डेथ पर लिखा गया हुआ है। तो ये तो आपकी कौन सी है? पेस्टोरल एलिजीज हैं। 4 हैं, स्पेंसर का एस्ट्रोफेल फिलिप सिडनी की डेथ पे,
मिल्टन का लिसिडस एडवर्ड किंग की डेथ पे, सेली का एडोनियस जॉन कीट्स की डेथ पे, और अर्नोल्ड का थायरेसिस एएच क्लॉ की डेथ पे। ऑल दीज आर पेस्टोरल एलिजीज। ये सारी की सारी कैसी हैं? पेस्टोरल एलिजीज हैं, है ना, पेस्टोरल एलिजीज हैं। अब अगर हम केवल एलिजीज की बात करें तो टेनिसन का इन मेमोरियम एएच हेलम की डेथ पर लिखा गया। डब्ल्यूएच ऑर्डन लिखते हैं इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यूबी ईट्स, तो डब्ल्यूबी ईट्स की डेथ पे लिखा गया होगा। और टॉमस ग्रे का वर्क जो है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, है ना, ये लिखा गया है एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, है ना। ये किसके लिए लिखा गया है? पुअर फोर फादर्स ऑफ विलेजर्स, ठीक है, यानी गांव वालों के जो पूर्वज थे उनके लिए लिखा गया। इनका एक दोस्त था, उसके से मिलते हैं और उसके बाद प्रभावित होकर लिखते हैं। और एलेजी का जो स्टंजा होता है उसको एलेजियक स्टंजा कहा जाता है। इसका राइमिंग स्कीम होता है ए बी ए बी। क्या होता है? ए बी और ए बी इसका स्टंजा होता है। तो एलेजी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने है। एलेजी जो होती है वो क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस किस ने कौन सी एलर्जीज लिखी, ये भी आपको पता होना ही चाहिए, जो मैंने आई होप आपको डिटेलिंग में बता दिया है। समझ में आ गया होगा आपके। तो देखो मैंने आपको स्टेंजा फॉर्म्स के बारे में भी यहाँ जिक्र कर दिया। आपकी चाहे उसमें हीरोइक कपलेट हो, चाहे फिर आपका ब्लैंक वर्स हो, टेट्सा रीमा हो, आपका चौसेरियन स्टेंजा हो, ओटावा रीमा हो, लिमेरिक हो, स्पेंसेरियन स्टेंजा हो, फ्री वर्स हो, तो आपके करीब ये हो गए 8 तो स्टेंजाज के बारे में, जो स्टेंजा फॉर्म है उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। एंड रिमेनिंग हमने 2 लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में जिक्र किया। 2 बड़े लिटरेरी फॉर्म्स हैं जिनमें बैलेड्स के बारे में मैंने बात की, बैलेड्स कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बात की, और इसके देन हमने एलिजी के बारे में बात की, एलिजी कितने प्रकार की होती है, एलिजी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो इस सेशन में हमने कुछ एक लिटरेरी फॉर्म्स के अलावा बहुत कुछ स्टेंजा फॉर्म्स के बारे में जिक्र किया है, और अगर आप में से किसी का कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है भाई, अगर किसी का कोई डाउट है तो यू कैन also ask any question। भाई पूछ सकता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट जिसको लगता है कि हमें पूछना चाहिए तो पूछ सकता है। आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है ना, चलो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। देखो आपके कमेंट्स को ले लेता हूँ, कितने साथी जो हैं तो देखते हैं भाई। हमें पूछना चाहिए, पूछ सकता है। आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है ना, चलो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। देखो आपके कमेंट्स को ले लेता हूँ। चलो तो आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की बातें आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी, और कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर आप किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ईजानित के साथ आप जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए मोस्ट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेज जारी है, आप जुड़ें और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता जरूर प्राप्त करें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।